अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ जो कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को काफ़ी रेवोल्यूशनाइज़ करने जा रहा है। इसको रीट कहते हैं, REIT। और इस रीट के टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये रीट होती क्या है, कितने किस्म की होती है, अब्रॉड में काफ़ी ममालिक में, दुबई में और जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है और ये पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीट्स होती कितनी किस्म की हैं, रीट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, टोकनाइजेशन क्या चीज़ होती है, और इस पे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ हैं अरशद अवान साहब और ये काफ़ी रीट्स के ऊपर काफ़ी वर्किंग भी कर रहे हैं, टोकनाइजेशन के ऊपर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं, इनकी काफ़ी ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर। तो इनसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रीट के बारे में ये अपनी डिटेल से एनालिसिस दें इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपने इनवाइट किया। रीट और टोकनाइजेशन ब्रांड न्यू कंसेप्ट हैं पाकिस्तान की मार्केट के लिए। आल्दो दुनिया में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में अभी बिल्कुल नया कंसेप्ट है यहाँ पे और अभी अडॉप्टेबिलिटी हो रही है। तो इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे इन दोनों कंसेप्ट को खोलने की और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक आम बंदा जिसके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, रीट को पहले तो एक्सप्लेन करें, रीट है क्या, इसकी पूरी एब्रिविएशन क्या बनती है। और एक आम बंदा जिसको इस कॉन्सेप्ट का पहले नहीं सुना हुआ, उसने उसने जस्ट रियल एस्टेट के बारे में पता है, इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल बेसिक आसान अल्फाज में बताएं कि रीट होती क्या चीज़ है। रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनता है। उस ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और बेसिक पर्पस ये होता है कि हाई एंड की प्रॉपर्टी में एक आम आदमी आसानी से इंटर हो सके, आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। दुनिया में बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हो रहे हैं। पहले फिनटेक के स्टार्टअप आए थे। फिनटेक से मुराद जैसे इजी पैसा आया था, जायज़ कैश आया था, बहुत फाइनेंशियल फिनटेक के स्टार्टअप थे और उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इस हद तक का पॉपुलैरिटी मिली कि उनको अभी बैंक के लाइसेंस मिल गया, इजी पैसा को मिल गया, जायज़ कैश को मिल गया और बहुत नेक्स्ट लेवल पे वो जाने लगे। जब इस पॉपुलैरिटी को देखा गया गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, तो फिर ये रियलाइज किया गया कि हम रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में भी ऐसे कंसेप्ट लेके हैं जो दुनिया में पॉपुलर हैं, रेगुलेटेड हो और एक आम आदमी आसानी से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं ना, तो 3 सेगमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती है। आम आदमी इन्वेस्टमेंट करता है उसमें, बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करता है उसमें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें तीसरा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो रियल एस्टेट में हुई है। तो गवर्नमेंट ने चाहा कि हम रीट को प्रमोट करें और ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जिनमें आम आदमी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, इसमें ना SECP इन्वॉल्व हो जाता है। SECP का एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पूरे रीट के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्वमेंट है? ठीक है। और इसके अलावा कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी गवर्नमेंट की तरफ से असाइन हुई भी है रीट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए? SECP मेन कोर रेगुलेटरी अथॉरिटी है रीट के प्रोजेक्ट में। रीट की रजिस्ट्रेशन, उसका प्रोसेस सेम उसी तरह से होता है जैसे बाकी कंपनीज का होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का होता है। आप SECP में अप्लाई करते हैं, SECP थर्ड पार्टी से इवैल्यूएशन आपकी प्रॉपर्टी की करवाती है, आपकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर होती है और जब उन्हें SECP को तसल्ली हो जाती है कि ये प्रॉपर्टी इसकी इतनी वर्थ है जिस वर्थ पे ये मार्केट में जा रही है, तो उस वक्त फिर RMCA का ऑनबोर्ड की जाती है जो उसकी मार्केटिंग करती है, उसको रेगुलेट करती है और कैपिटल मार्केट में जाके उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है। तो बेसिकली SECP मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है रीट के प्रोजेक्ट्स की। ठीक, सही। अच्छा, मुझे बताएं कि राइट नाउ रीट्स के कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं पाकिस्तान में, या लाइसेंस कितने कंपनीज को मिल चुका है इसका? देखिए, NOC वगैरह SECP से तो काफ़ी सारी कंपनीज को मिल चुका है। रीट का वो अराउंड 20 से 25 कंपनीज को रीट के NOCs मिल चुके हैं SECP से। लेकिन इसकी स्टेजेस होती हैं। आपको NOC मिलता है, NOC के बाद आप वर्किंग करते हैं और उसके बाद आपको एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड दिया जाता है जब आप एज IPO स्टॉक मार्केट में जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अभी इस वक्त 4 रीट की कंपनीज चल रही हैं। 2 आरिफ हबीब की हैं, डॉलमन सिटी रीट है, ग्लोब रेजिडेंसी है
है, उसके बाद TPL रीट है, और फोर्थ अभी इमेज रीट आई, और अभी रिसेंटली लास्ट वीक अनाउंसमेंट हुई है आरिफ हबीब की एक तीसरी कंपनी को रीट का लाइसेंस मिला है, और अभी वो IPO में जाने लगे हैं, सिग्नेचर रेजिडेंसी के नाम से, कराची का प्रोजेक्ट है उनका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप काफी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और ये आप कन्वेंशंस और ये प्रॉप टाइप के काफी जो है ना इन्वॉल्वमेंट भी रहते हैं। अपकमिंग आपका एक इवेंट भी आ रहा है कराची के अंदर, तो वो मेरे से रीड्स और प्रॉप टाइप से, बिल्कुल प्रॉप टाइप कन्वेंशन, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो अगर इसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में और मालूमात लेना चाह रहे हो तो वो कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर? जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली तो ये चीज है कि क्यों रीट पे जाना चाहिए। मैं पहला ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जाना है तो वे फॉरवर्ड क्या होगा। पहला, किस वजह से जाना चाहिए। मेन दो लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक डेवलपर इन्वॉल्व होता है और एक वो बंदा, एक इंडिविजुअल आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है। डेवलपर को बेनिफिट ये होता है, डेवलपर को अगर वो प्रोजेक्ट रीट पे लेके जाता है तो उसे टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स का रेट बहुत कम होता है रीट के प्रोजेक्ट पे एज कंपेयर अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप जाके रजिस्टर करवाते हैं और कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो उसे बेनिफिट मिलता है, उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है पब्लिक में कि ये रीट NOC इसके पास है SECP से, और इसी तरह से मार्केट में आ रहा है, तो पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप होता है और पब्लिक किससे जो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वो आसानी से आ जाती है। ये दूसरा बेनिफिट उन्हें मिलता है। तीसरा बेनिफिट उन्हें मिलता है कि हाई एंड का जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो फंडिंग का होता है कि आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे जिससे वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप जब रीट में जाती हैं तो आपको फंडिंग आसान हो जाती है। हमें हिस्ट्री दिखाती है जिस तरह से अभी स्टॉक मार्केट में जो IPO आए, रीट के प्रोजेक्ट आए, तो वो ओवर सब्सक्राइब गए। अभी ये जो 5th आ रहा है, ये भी जब IPO लॉन्च होगा, मीज़ान बैंक को उन्होंने ऑनबोर्ड किया है, तो ये जब IPO आएगा तो ये भी एक्सपेक्टेड ये है कि ओवर सब्सक्राइब जाएगा। तो वो जो टेंशन होती है एक डेवलपर की कि मुझे फंड्स कहाँ से मिलेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें बहुत आसानी से फंडिंग मिल जाती है। ये होता है बेनिफिट डेवलपर को रीट पे जाने का। और जो आम आदमी है, जो एक इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल है, उसको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो रेगुलेटेड प्रोजेक्ट होता है, SECP से NOC मिला होता है, ओवर सेलिंग नहीं हो सकती उसकी। उसके बाद उसके हाई एंड का प्रोजेक्ट होता है। नॉर्मली अगर आप बहुत थोड़े पैसों से कहीं पे इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में करना चाह रहे हैं तो आप हाई एंड प्रॉपर्टी में नहीं एंटर हो सकते, क्योंकि रियल एस्टेट का टिकट साइज बड़ा होता है। रीट में जब वो प्रोजेक्ट चला जाता है तो आप अगर वो IPO में जाते हैं तो आप 5,000 10,000 से भी इंटर हो सकते हैं, और दूसरी साइड पे अगर प्रॉपर्टी शेयर में आप इंटर होते हैं तो आप 1 लाख 2 लाख से भी इंटर हो सकते हैं उसमें। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल को हाई एंड प्रोजेक्ट में एक्सेस मिल जाती है। फिर रियल एस्टेट में जो सालों से एक इल्जाम लगता था वो ये होता था कि ये इलिक्विड एसेट होता है, कि अगर इमरजेंसी में या किसी सूरत आपको सेल करना पड़ता था तो उसे टाइम लग जाता था और सेल नहीं होता था। तो रीट वो सोल्यूशन लेके आ रहा है कि इसमें वो लिक्विडिटी का फीचर भी ऐड कर रहे हैं कि आपको अगर आसानी से आपको अगर सेल करना पड़ जाता है तो आसानी से सेल हो जाता है, शेयर्स की तरह सेल हो जाता है। फर्ज किया आपने 10 लाख की पेमेंट की हुई है, तो आम रियल एस्टेट में आपको पूरे के पूरे 10 लाख सेल करने होते थे अपने 2 लाख की जरूरत पूरी करने के लिए। लेकिन अगर आपकी 2 लाख की जरूरत है तो आप सिर्फ यहाँ पे रीट में 2 लाख से एग्जिट लेंगे, सेल करेंगे और 2 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट एक इंडिविजुअल को मिलता है। तो इस वक्त अभी जैसे मार्केट चल रही है, पहले कुछ साल पहले तो लोगों को रीट का आइडिया नहीं था, रीट के प्रोजेक्ट भी नहीं थे। अभी डेवलपर भी रिसेप्टिव हो रहे हैं और इंडिविजुअल लोग भी रिसेप्टिव हो रहे हैं कि हम रीट में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एज डेवलपर अगर आपको रीट में जाना है, अब मैं दूसरे पार्ट पे आ रहा हूं, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है कि कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जो इन कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रीट पे काम कर रहे हैं, रीट के अप्रूवल्स पे काम कर रहे हैं, रीट के प्रोजेक्ट के साथ अटैच हैं। फिर ऐसे इवेंट में जाना शुरू करें जो जिनमें रीट डिस्कस होता है। अभी 2 वीक पहले हमने NRC इस्लामाबाद में एक इवेंट रखा था, वहां पे रीट पे डिस्कशन हुई थी।
अभी जनवरी में 22 से लेके 24 तक कराची में हमारा 3 दिनों का इवेंट आ रहा है, प्रॉपटेक कन्वेंशन आ रहा है, जिसमें रीट पे, टोकनाइजेशन पे मुख्तलिफ ऐसे स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे। इवन इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बल्कि वो क्लेम कर रहे हैं कि साउथ एशिया का हमारा पहला प्रोजेक्ट आ रहा है हेल्थ केयर के ऊपर जो रीट पे आ रहा है, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंशाल्लाह प्रॉपटेक कन्वेंशन में। तो आप उन लोगों के साथ उन इवेंट में शामिल होना शुरू हो और उसके बाद फिर इस पे वर्किंग शुरू करें कि आप कैसे अप्रूवल ले सकते हैं, अप्रूवल का प्रोसेस स्टार्ट करें। कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बिल्कुल कंसल्टेंट्स पूरी सपोर्ट करते हैं एनओसी तक, और उसके बाद इवन आईपीओ तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि मुझे रीट पे जाना है, रीट के ये बेनिफिट हैं, उनको आपको ओन करना है और आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे वाकई जाना है। अच्छा अरशद साहब, रीट मेरे ख्याल से 3 किस्म की होती है, एक डेवलपमेंट रीट है, एक रेंटल रीट होती है और एक हाइब्रिड मॉडल होता है इसके अंदर। तो इन तीनों को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या होती हैं तीनों टाइप्स। जी, ये 3 तरह के, जिस तरह से आपने जिक्र किया, रेंटल रीट होती है। रेंटल रीट वो होती है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट बना होता है, वो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा होता है और वो उसकी रीट की कंपनी बनती है, ट्रस्ट बनता है, प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होती है और वहां पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें रेगुलर रेंटल इनकम आना शुरू हो जाती है। मतलब अभी स्टॉक मार्केट में जो एक रेंटल रीट रजिस्टर्ड है आरिफ हबीब का, डॉलमन सिटी रीट है, उसमें 2 उनके प्रोजेक्ट हैं, ऑलरेडी रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, अराउंड 98% ऑक्यूपेंसी लेवल है। तो वहां पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्वार्टरली उनके बैंक अकाउंट में रेंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक, ये है रेंटल का रीट। उसके बाद दूसरा है डेवलपमेंट रीट। डेवलपमेंट रीट ये होता है कि आप प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपने लैंड खरीदी होती है, उसके बाद आपने एक ड्राइंग वगैरह स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाया होता है और आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है और उसको आप लेके जाते हैं रीट में, तो वो डेवलपमेंट रीट होता है। ठीक है। थर्ड होता है हाइब्रिड रीट। हाइब्रिड रीट होता है कि शुरू में वो डेवलपमेंट रीट होता है, बाहर में वो रेंटल कन्वर्ट हो जाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है उनको ऑफर करते हैं कि अगर आप एक्सिट लेना चाहें तो प्रॉफिट के साथ उन्हें एक्सिट मिल जाता है, और अगर वो रेंटल में मूव होना चाहें तो उन्हें क्वार्टरली रेंटल मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थर्ड हाइब्रिड रीट है। अच्छा ठीक है। अब मुझे टोकनाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जिसको फ्रैक्शनल सेलिंग भी बोलते हैं। अच्छा, पहले भी ये मॉडल तो आए मार्केट में, बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट्स ने अपनी तरह से बिल्डर ने खुद बहुत इसको करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर नहीं था तो चीजें हो नहीं सकी हैं। तो टोकनाइजेशन रीट के कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे टोकनाइजेशन को? देखिए, टोकनाइजेशन मिलता जुलती रियल स्टेट की टर्म है, रीट से मिलती जुलती। रीट एससीसीपी से अप्रूव होता है, एससीसीपी रेगुलेटर होता है, प्रोजेक्ट एक ट्रस्ट बनता है, प्रॉपर्टी वहां ट्रांसफर होती है, उसके बाद उसके पास ऑप्शन होता है, वो आईपीओ में जाता है, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं पब्लिक से और एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक, ये तो हो गया रीट का कंसेप्ट। टोकनाइजेशन ये है कि टोकनाइजेशन के रेगुलेशन अभी गवर्नमेंट टीओआरए के थ्रू कर रही है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी, अच्छा रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है। उसके थ्रू रेगुलेशन उसकी होंगी। एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिलना शुरू हो गए हैं, 2 एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिले हैं और वहां पे जाके क्रिप्टो के साथ साथ रियल वर्ल्ड एसेट्स वहां पे लिस्ट होंगे। वहां पे एक्सचेंज के थ्रू आप टोकन खरीद सकेंगे। एक अगर बिल्डिंग बनी होगी, कंसेप्ट वही है जैसे रीट का है, वहां पे रेंटल के मोस्टली होंगे टोकन, जो प्रॉपर्टीज रेंटल इनकम जनरेट कर रही होंगी और उनमें कुछ डेवलपमेंट के भी हो सकते हैं, उनके टोकन बनेंगे और आप वहां पे जाके टोकन खरीद सकते हैं। जैसे रीट का यूनिट होगा, इसी तरह से टोकन के एक प्राइस टैग होगा कि एक टोकन की ये प्राइस है, ये प्रोजेक्ट है, इसके ये टोकन। जी, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। और इसी तरह से दूसरा रेगुलेटरी अथॉरिटी का फर्क आ गया। जैसे रीट का मैंने आपको बताया एससीसीपी होगा, उधर पीओआरए होगा, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी टोकन को रेगुलेट करेगा। दूसरा, रीट में बड़े प्रोजेक्ट चाहेंगे, ठीक, जो 2 बिलियन से बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो रेट में जाएंगे। ठीक है। लेकिन टोकनाइजेशन में जो फ्यूचर आ रहा है वहां पे तो आप इवन जहां पे ये हमारा स्टूडियो है, ये अपार्टमेंट भी आपको टोकनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे लग सकता है। अच्छा, ठीक है। मतलब फ्यूचर जो रियल स्टेट का आ रहा है वो आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी आप टोकनाइजेशन पे लेके जा सकेंगे। अच्छा, सही, ठीक। मतलब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, घर भी आ सकते हैं, घर भी आ सकते हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी जा सकते हैं, शॉप्स भी जा सकती हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं। इवन ऐसे लोग जो प्रॉपर्टीज ओन करती होंगी और उन्हें कोई फंड्स चाहिए होंगे तो वो अपने कुछ
टोकन वहां पे लिस्ट करवा के वहां से फंड्स ले सकेंगे। अच्छा, ठीक, उसके बाद वो अगर जरूरत उनकी कंप्लीट हो गई तो वो टोकन बाय बैक कर सकते हैं, और इस तरह से ये कंसेप्ट टोकनाइजेशन के ऊपर आ रहा है। अच्छा, टोकनाइजेशन का पहले जो चल रहा था वो तो एक स्पेसिस सेल कर रहे थे, उसमें टोकन का कंसेप्ट नहीं था जो यहाँ पे हो रहा था। लेकिन अभी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आ रही है और जो रेगुलेशन बन रहे हैं वो बाकायदा जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है टोकनाइजेशन के, उन्हीं के मुताबिक होंगे और टोकन उसी तरह से होंगे। एक अथॉरिटी उनको रेगुलेट करेगी। और गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये था कि दो चीजें थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसी तरह टोकनाइजेशन पे जा रही है। एक ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 60 to 70% यूथ है, 18 ईयर से लेके 35 ईयर तक के लोग हैं। और ये जब क्रिप्टो वगैरह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान से बाहर के प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर चली जाती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिए जाएं, यहाँ पे उन्हें ऐसी चीजें टोकनाइजेशन के प्लेटफॉर्म दिए जाएं ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जाती है वो पाकिस्तान में रहे। एक तो रीजन ये थी। दूसरी रीजन गवर्नमेंट की ये थी कि रियल स्टेट, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है, तो इसको वो एक आम आदमी की आसानी के लिए एक आम आदमी तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि रेगुलेटेड रहे, सही, उसमें ट्रांसपेरेंट हो, फुली टेक्नोलॉजी बेस आसानी से इन्वेस्टमेंट हो सके। मसलन ब्लॉकचेन पे अगर कोई रियल स्टेट के प्रोजेक्ट चाहता है तो ना तो वहां पे ओवरसेलिंग हो सकेगी, ना कहीं पे वो डुप्लीकेशन हो सकेगी। ठीक, तो इस वजह से गवर्नमेंट चाह रही है कि हम रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइजेशन पे भी लेके जाएं और रीट पे भी लेके जाएं। अच्छा साहब, ये रीट का कॉन्सेप्ट है तो बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन आपको पाकिस्तान के कल्चर का भी पता है, हमारी इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स का भी पता है कि हम ट्रेडिशनल चीजें ऑर्थोडॉक्स मेथड को ज्यादा वेटेज देते हैं। जी। आपको लगता है कि ये सारी जो जितना ये आइडिया है ये हमारे कल्चर और हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ओवरऑल इसके अंदर ये सिंक कर सकेगा इसके अंदर ये अच्छे तरीके से? देखिए, जो यूथ है वो तो क्विकली अडॉप्ट कर लेगी। ठीक है, वो क्विकली अडॉप्ट कर लेगी। इस हद तक अडॉप्ट करेगी कि एक यंग आदमी फ्रीलांसर है या कोई यंग आदमी है कहीं पे भी काम कर रहा है, वो मुमकिन है कि वो जो अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रखेगा वो मल्टीपल रीट के प्रोजेक्ट में रख रहा होगा, मल्टीपल टोकन्स में रख रहा होगा, जब जिसके बैक एंड पे रेंटल के रीट होंगे, रेंटल के टोकन होंगे या डेवलपमेंट के होंगे। ठीक, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो जिन इतने यूज टू नहीं है, जो हम अगर कहें जैसे आजकल नया कंसेप्ट है बूमर्स, ठीक, बूमर्स को शायद दिक्कत हो वो अडॉप्ट करने में। जेन ज़ी के लिए ये प्रोडक्ट बनाई गई हैं और बूमर्स को शायद दिक्कत हो। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्ट मैच्योर होंगे, प्रोडक्ट अच्छे आएंगे और पब्लिक को पता चलेगा कि अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनको बेसिकली मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन आती है जब एक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है और क्वार्टरली उसके बैंक अकाउंट में रेंटल क्रेडिट हो रहा होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती रेंट बिल्डिंग खाली हो रही है, नया टेनेंट लेना है, एग्रीमेंट करना है, कितना अर्सा खाली रहेगी। एक प्रोफेशनल टीम होती है बैकएंड पे जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही होती है और ये बेफिक्री होते हैं, यानी क्वार्टरली रेंट आ रहा होता है। तो जब ये ट्रस्ट डेवलप होगा तो मेजॉरिटी लोग उसको मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अरशद साहब, ये तो चलें देखें, जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा होता है, थोड़ा अपनी रिसर्च करके चीज़ों को देख भी रहा होता है, उसको अगर आइडिया मिलता है तो डायरेक्ट वो अपनी उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर, जो इन्वेस्टर है या जो क्लाइंट है जी। लेकिन जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है पाकिस्तान में वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स होते हैं, जो लोग रियल एस्टेट को एज अ बिजनेस लेकर चल रहे होते हैं। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की थी, तो वो चीज़ क्लाइंट से ज्यादा हमारे रियल एस्टेट कम्युनिटी पे भी अप्लाई होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ भी बहुत जरूरी होती है कि जो फ्यूचरिस्टिक चीजें जा रही होती हैं वो एक भेड़ चाल के साथ ही चल रही होती है कि ठीक है फाइल सिस्टम है तो सारे उस लग भी लगे, एक सोसाइटी आई तो देखा देखी सारे वहां पे लग गए। आपके ख्याल में जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है, जितनी जो रियल एस्टेट का काम एज अ बिजनेस लेकर चल रहे होते हैं, वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट वहां पे करवा सकेंगे? और अगर कोई इंटरेस्ट लेना चाहे इसके अंदर कि मैं अपनी जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसको चेंज करके मैं वहां जाना चाहूँ, बिल्कुल, और मैं उसका रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनूं या रीट का कंसल्टेंट बन के वहां पे इन्वेस्टमेंट कराऊं, तो वो कैसे होगा पॉसिबल? ये सारी चीज में बहुत अहम क्वेश्चन है आपका। मेरे से अक्सर दोस्त
पूछते भी हैं कि आप नॉर्मली रियल स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप रीट के साथ कनेक्ट हैं, तो क्या एक आम रियल्टर भी कनेक्ट हो सकता है और इस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा सकता है? मैं दो चीजें बोलूंगा। पहली तो ये कि एक आम रियल्टर का जो रोल है वो वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। रियल्टर से उसे फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा कि अभी क्लाइंट को उसे फाइनेंशियल एडवाइजरी देनी होगी, और उसे सिर्फ रियल स्टेट का पता नहीं होना चाहिए, उसे पूरी फाइनेंशियल मार्केट का पता होना चाहिए, उसे बैंक्स का पता होना चाहिए, बैंक्स किस तरह के अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, उसे इंश्योरेंस कंपनी का वाकिफ होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से बिजनेस करती हैं, उसे स्टॉक मार्केट का वाकिफ होना चाहिए कि वहां पे कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा रिटर्न देती हैं, क्लाइंट वहां जाके इन्वेस्टमेंट करता है तो किस तरह का क्लाइंट वहां पे जाता है। इसी तरह से एक रियल्टर को ओवरऑल पूरा एक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का वाकिफ होना चाहिए और उसको अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। पहला तो ये हो गया एक रियल्टर के हवाले से रोल उसका कि रियल्टर से उसे फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, उसे एक क्लाइंट का पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप बना के देना है कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी क्या इनकम है, इस वक्त कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो रिलायबल हो, प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो और रिस्क फ्री हो, और उसको एक पूरे जर्नी पे लेके जाना चाहिए। दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है कि क्या ये रियल्टर कम्युनिटी रीट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, ये इसमें आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को आइडिया नहीं। ठीक। किस तरह से आ सकती है कि रीट का जब प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि वो IPO स्टॉक मार्केट में जाता है, वहां से फंडिंग लेते हैं, उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट में फंडिंग होती है, प्रोजेक्ट वो बनाते हैं, अब वो प्रोजेक्ट सेल आउट करना होता है। सही। अब जब वो सेल आउट करना है तो वो जो रियल स्टेट की कम्युनिटी है वो उसकी सपोर्ट चाहिए होती है, वो उसको सेल आउट करती हैं। और इस पे रीट की कंपनीज ये कंसेप्ट लेके आ रही है प्रॉपर्टी शेयर का। अच्छा। कि वो प्रॉपर्टी शेयर बना के वो सेल करते हैं और आम आदमी 50 स्क्वायर फीट से लेके 100 स्क्वायर फीट या बड़े यूनिट तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रियल स्टेट की कम्युनिटी रीट के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना शुरू हो, उन्हें अंदाजा हो कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो और IPO में अगर वो वहां पे सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस स्टॉक कैपिटल मार्केट को वो नहीं देख रहे होते, लेकिन प्रॉपर्टी शेयर एक राइट प्रोडक्ट है रियल स्टेट की मार्केट की, रियल स्टेट के लोगों के लिए। इस पे अपने क्लाइंट को लेके जाएं, और इस पे अगर लेके जाते हैं तो आंखें बंद करके लेके जाएं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका होता है और फुली रेगुलेटेड होता है। तो प्रॉपर्टी शेयर में रियल स्टेट कम्युनिटी इंटर हो सकती है और अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवा सकती है। एक और हम देखते हैं कि कई लोगों को अगर हम स्टॉक मार्केट का बोलते हैं ना तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि स्टॉक मार्केट का हमें आइडिया नहीं है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो प्रॉपर्टी शेयर एक राइट प्रोडक्ट है रियल स्टेट कम्युनिटी के लिए जो वो अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। ठीक जी अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह से रीट को सारा एक्सप्लोर किया, उसकी चीज़ों को बताया, आपने टोकनाइजेशन को एक्सप्लेन किया, रियल्टर्स वाली साइड को भी आपने कवर किया, किस किस को लोगों को कैसे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इन वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह किसी रीट के एक प्रोजेक्ट को एज अ सैंपल लेके उसको डिटेल में डिस्कस देंगे ताकि क्लाइंट को समझ आए कि ये एक प्रोजेक्ट है रीट का, इसका ये स्केल है, इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल। तो क्लाइंट को जरा डिटेल में, हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाए कि अगर इस प्रोजेक्ट में मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं। जी बिल्कुल। और जब उसी को देखते हुए आगे किसी भी रीट के प्रोजेक्ट में खुद भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफा हम जो है ना इसको सिलसिले को जारी रखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मार्केट डायनामिक बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, तो हम इन्हीं नए टॉपिक के साथ आएंगे, डिस्कशन करेंगे और हम ऐसे लोगों को भी लेके आएंगे साथ जो इन नए कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, ताकि पब्लिक तक, हमारा ऐसे लोगों तक मैसेज पहुंचे जो इन आइडियाज पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वेलकम जनाब, वेलकम, थैंक यू सो मच।